Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our exercise 12.3 is complete. Today we will start our exercise 12.4. First of all, we understand relation between angles. Means angles के बीच में क्या relation है? First is complementary angles. स्टूडेंट्स टू एंगल्स का सम इक्वल है 90 डिग्री के, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे गिवन फिगर में एंगल बी ए सी है 70 डिग्री का और एंगल डी ई एफ है 20 डिग्री का। स्टूडेंट्स जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम क्या आता है 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स यदि टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे गिवन फिगर में एंगल ए बी सी है 120 डिग्री का और एंगल डी ई एफ है 60 डिग्री का। स्टूडेंट्स जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम क्या आता है 180 डिग्री। मीन्स स्टूडेंट्स एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल्स ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों ही 45 डिग्री के हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। नाउ फोर्थ इज एडजेसेंट एंगल। टू एंगल स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। वो सेम वर्टेक्स पे बने होते हैं, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है और अदर आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती है। मीन्स गिवन फिगर में एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनकी कॉमन आर्म्स है ओ बी और अपोजिट आर्म्स है एंगल ए ओ बी की ओ ए और एंगल बी ओ सी की ओ सी। और स्टूडेंट सेम वर्टेक्स है दोनों का ओ। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट टू एंगल्स टू इंटरसेक्टिंग लाइन से बनी होती हैं, उनके बीच में कोई कॉमन आर्म्स नहीं होती है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट गिवन फिगर में एंगल ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट है किसके, एंगल बी ओ डी के। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स एंगल ओ ए डी मीन्स राइट हैंड साइड का एंगल अपोजिट है एंगल बी ओ सी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के एंगल के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ईच पार्ट्स में हमें वन एंगल गिवन है कितने डिग्री का है और सेकंड एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ए 30 डिग्री का स्टूडेंट्स एक एंगल गिवन है, इसका सेकंड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टूडेंट 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। नाउ जो सेकंड एंगल हमें गिवन नहीं है स्टूडेंट्स उसको हमने एक्स मानना, एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री। स्टूडेंट 30 साइड प्लस में इक्वल के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। नाउ एक्स इक्वल टू 90 में से 30 को माइनस कर देंगे 60 डिग्री। सो स्टूडेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 60 डिग्री। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ पार्ट एच 87 डिग्री। स्टूडेंट्स वन एंगल गिवन है। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो एक्स प्लस 87 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट सेकंड एंगल गिवन नहीं है तो उसको हमने x मानना है, इसकी वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री। 87 इधर प्लस था, इक्वल के उस साइड लेके गए तो माइनस हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 90 में से 87 को माइनस किया 3 डिग्री। सो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 3 डिग्री। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट सेम इसी तरह सोल्व होंगे। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ईच पार्ट्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। मीन्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ पार्ट ए, वन एंगल गिवन है स्टूडेंट 30 डिग्री का। वी नो दैट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मिस्टर से एक एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री का, सेकंड गिवन नहीं है तो उसको हमने यहाँ x मानना है। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर प्लस में था, इक्वल के उस साइड लेके गए तो माइनस हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 180 में से 30 को माइनस किया 150 डिग्री। सो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्री। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट आई। एक एंगल गिवन स्टूडेंट 135 डिग्री। वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
नाउ स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे। एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number second. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग पार्ट से इसी तरह से होंगे। मिस गिवन एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट हो जाएगा। Now we do next question. Now question number third, write all the pairs of adjacent angle vertically opposite angle. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में adjacent angle और vertically opposite angles के पेयर राइट करने। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में एक फिगर गिवन है, इसमें adjacent angle क्या होंगे? adjacent angle क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो सेम वर्टेक्स पे बने होते हैं, जिनमें एक कॉमन आर्म्स होती है, अदर आर्म्स कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होती है। नाउ स्टूडेंट्स इसमें एडजेसेंट एंगल है एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी। इनमें स्टूडेंट्स वन कॉमन आर्म है बी और डी और अदर आर्म्स इनके अपोजिट साइड है और ये सेम वर्टेक्स पे बने। नाउ स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से बने होते हैं जिनमें कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं होती है। स्टूडेंट्स इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है तो हम यहाँ नो राइट करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में इस तरह के एक फिगर गिवन है, इसमें एडजेसेंट एंगल्स एंगल एक्स ओ वाई और एंगल वाई ओ जेड, क्योंकि इनमें कॉमन आर्म होगी स्टूडेंट्स ओ वाई और ये एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं। एंड स्टूडेंट सेकंड एडजेसेंट एंगल होंगे वाई ओ जेड जेड ओ डब्ल्यू, इनमें कॉमन आर्म होगी स्टूडेंट्स ओ जेड। एंड नेक्स्ट इज एंगल जेड ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ एक्स, इन दोनों में कॉमन आर्म क्या होगी? ओ डब्ल्यू। एंड नेक्स्ट इज डब्ल्यू ओ एक्स एंड एंगल एक्स ओ वाई, इन दोनों में कॉमन आर्म होगी ओ एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से बने होते हैं जिनमें कॉमन आर्म्स नहीं होती है। स्टूडेंट्स इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे एंगल एक्स ओ वाई, किसके अपोजिट होगा? एंगल डब्ल्यू ओ जेड के। एंड स्टूडेंट्स एंगल वाई ओ जेड वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल एक्स ओ डब्ल्यू के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Now we do next question. Question number 4, find the values of missing angles in each of the following. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में x हमें गिवन है, इसके मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ पार्ट ए में स्टूडेंट्स एक वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है। स्टूडेंट्स इसका वन एंगल है 75 डिग्री का और इसके सेम अपोजिट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 75 डिग्री का। नाउ स्टूडेंट सेकंड इज स्ट्रेट एंगल गिवन है 180 डिग्री का, उसमें से वन एंगल गिवन है 154 डिग्री का और सेकंड एंगल मिस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। नाउ इसमें से एक एंगल हमें गिवन है 154 डिग्री। स्टूडेंट सेकंड एंगल किसके इक्वल होगा? 26 डिग्री के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, so you can easily do your complete exercise 12.4. Thank you students, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में हम कर रहे थे पाठ 13 करत करत अभ्यास के जड़मत योत सुजान। इस पाठ के कुछ प्रश्न कर चुके थे हम, आज करेंगे हम बाकी के बचे हुए प्रश्न। बच्चों हम आ गए थे प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों को ठीक करके पुनः लिखिए। पहला वाक्य है एकलव्य ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ था। इसको ठीक करके हम लिखेंगे एकलव्य भील जाति में पैदा हुआ था। आपने पाठ पढ़ा था, उसमें देखा था एकलव्य ब्राह्मण जाति का नहीं भील जाति का था। अगला वाक्य है भील उन दिनों शहरों में निवास करती थी। भील उन दिनों शहरों में निवास करती थी। इसका सही वाक्य होगा भील उन दिनों जंगलों में निवास करती थी। अगला वाक्य है जनकपुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडव व कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? जनकपुर की जगह आएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडव व कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। ये इसका सही वाक्य बनेगा। अगला वाक्य द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। इसका सही वाक्य होगा द्रोणाचार्य केवल
क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। अगला वाक्य, भय के कारण ही अंधेरे में रोटी सीधी मुंह में जाती है। इसका सही वाक्य होगा, अभ्यास के कारण ही अंधेरे में भी रोटी सीधी मुंह में जाती है। तो बच्चों अब हम करेंगे भाषा बोध। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों में री, रे तथा रे का उचित प्रयोग कीजिए। हमारे पास जो ये शब्द दिए गए हैं, इनके साथ हमें री, र और रे का उचित प्रयोग करना है कि किस शब्द में किस अक्षर का प्रयोग होगा, किस अक्षर की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, इन्होंने जैसे दे रखा है उदाहरण के लिए धनुर्विद्या, धनुर्विद्या, तो यहाँ इन्होंने जो र है उसको ऊपर लगाया हुआ है। ऐसे ही द्रोणाचार्य इस तरह से लिखा जाएगा, प्रतिमा इस तरह से, अर्जुन इस तरह से, निर्भर इस तरह से, परिश्रम इस तरह से, और ये बनेगा आयुर्वेद। इधर हम लिखेंगे प्रसन्न, और इसको लिखेंगे हम पृष्ठ, और इसको लिखेंगे वृश्चिक। तो इस तरह से हमने री, र और रे का प्रयोग किया है इनमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में ता जोड़कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण इन्होंने दे रखा, निपुणता, निपुण जमा ता। एकलव्य की निपुणता देखकर आचार्य खुश हुए। इसी तरह से हमें करना है। हमारे पास है निर्भर, तो इसमें हम ता जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, निर्भरता, निर्भर जमा ता। और वाक्य बनेगा, भील जाति जीव जंतुओं के शिकार पर निर्भर थी। आगे है कुशल, कुशल में हम ता जोड़ेंगे, क्या बनेगा, कुशलता, कुशल जमा ता। और वाक्य बनेगा, अभ्यास से हर कार्य कुशलता से हो सकता है। इसके बाद है गंभीर, और ता जोड़ने पर बनेगा गंभीरता, गंभीर जमा ता। और वाक्य बनेगा, हमें हर काम को गंभीरता से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है जंगल, और इसके पर्यायवाची शब्द होंगे वन, कानन। फिर हमारे पास है प्रणाम, और इसके लिए पर्यायवाची होंगे नमस्कार, अभिवादन। इसके बाद हमारे पास शब्द है निपुण, और इसके पर्यायवाची होंगे प्रवीण और कुशल। फिर हमारे पास शब्द है परिश्रम, और इसके पर्यायवाची होंगे मेहनत, मेहनत और श्रम। तो बच्चे, ये मैंने जो प्रश्न आपको कराए हैं, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very pleasant morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have completed our part E and F part 2 question, and now we will start from third question. So let's start. What led to the making of chocolate covered ice cream? जो चॉकलेट कवर्ड आइसक्रीम थी उसका नेतृत्व कैसे हुआ या फिर वो कैसे बनाई गई? आंसर, वंस अ लिटिल बॉय वांटेड बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। एक बार एक छोटा लड़का दोनों चीज़ें चाहता था, आइसक्रीम भी और चॉकलेट भी। हावेवर ही डिडंट हैव इनफ मनी टू बाई बोथ। हालांकि उसके पास काफ़ी पैसे नहीं थे दोनों को खरीदने के लिए। He didn't know what to do. वह नहीं जानता था क्या करे। The shopkeeper then thought of chocolate covered ice cream. फिर उस दुकानदार ने चॉकलेट कवर्ड आइसक्रीम के बारे में सोचा। In this way we got our chocolate ice cream. इस प्रकार से हमें अपनी जो चॉकलेट कवर आइसक्रीम है वो मिली। पार्ट जी।
Answer the following question. First question is, how is कुल्फी prepared? कुल्फी कैसे तैयार की जाती है? आंसर, कुल्फी is a mixture of condensed milk, sugar and nuts. The mixture is then poured to molds and frozen until it is set. जो कुल्फी है वो एक मिक्सर है जो मिश्रण है गाढ़े दूध का, शुगर का, नट्स का, और फिर इस मिश्रण को किस में, सांचों में डाला जाता है और फिर इसको जमने के लिए और सेट होने के लिए उसमें रख दिया जाता है फ्रीजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट आइसक्रीम कोन इन्वेंटेड? जो हमारा पहला आइसक्रीम कोन है वो कैसे, उसका आविष्कार कैसे हुआ? आंसर, द फर्स्ट आइसक्रीम कोन वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1896 बाई हेलो मार्चिनोय. He quickly rolled one of his wafer-like waffles in the shape of a cone and gave it to the ice cream vendor. जो सबसे पहला आइसक्रीम कोन है वो 1896 में जो हेलो मार्चिनोय है उसने उत्पादित किया था. उसने जल्दी से अपना जो एक वेफर था उसको एक जो कोन था उसके अंदर शंक्वाकार आकार में ढाला और फिर उसको एक आइसक्रीम विक्रेता को दे दिया. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द आइसक्रीम लाइट एंड फ्लफी? जो आइसक्रीम है उसको लाइट और फ्लफी क्या बनाता है, कैसे बनती है वो? इन द फ्रीजर, हल्की और जो फूली हुई होती है हमारी आइसक्रीम. इन द फ्रीजर द मिक्सर इज कॉन्स्टेंटली whipped up. दिस कीप द आइसक्रीम लाइट एंड फ्लफी. जो फ्रीजर होते हैं उनके अंदर जो मिक्सर होता है उसको बार बार फेंटा जाता है और फिर इस प्रकार से जो हमारी आइसक्रीम है वो लाइट एंड फ्लफी बनती है. So students, please write these question answer in your notebook and thank you. Have a nice day. Morning students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we read cutting the trees. Today we will read smoke from domestic sources. जो घरेलू जो sources है उनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण भी pollution होता है. The pollution is also caused by the smoke that comes out when fuels such as wood, coal and kerosene are used to cooking for or heating water. जो पोल्यूशन है वो किसके कारण होता है? धुएं के कारण. जैसे हमारे जो फ्यूल है या फिर लकड़ी है, कोयला है, जो केरोसिन है, इनको जब खाना बनाने के लिए, हीट वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उनके कारण भी पोल्यूशन होता है. बर्निंग वेस्ट बेनिफिट्स एंड बर बिकॉज ऑल्सो पोल्यूट द एयर. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण भी हमारा पोल्यूशंस होते हैं. जैसे वेस्ट चीज़ों को जलाने के लिए या फिर हम पिकनिक के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी जो अंगीठी जलाकर सिक्का जो हाथ वगैरह गर्म किए जाते हैं उसी कारण क्या होता है? पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन कोज वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, नजीज, इरिटेशन ऑफ आइज एट्सेट्रा. इसके कारण हमारा क्या होता है? बहुत सारी अस्थमा जैसी खांसी और जो आँखों के अंदर जलन जैसी बीमारियां होती हैं. इट ऑल्सो कोज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके कारण पौधों और जानवरों को भी नुकसान होता है. द अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर कैन ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एंड अफेक्ट द क्लाइमेट. क्या होता है कि जब क्लाइमेट के अंदर एयर पोल्यूशन की मात्रा अधिक हो जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसके कारण क्लाइमेट इफेक्ट होती है. एसिड रेन इज अनदर सीरियस क्लाइमेटिक अफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन. एसिड रेन जो है, जो बारिश होती है, अम्लीय वर्षा होती है, उसके ये भी हमारी क्लाइमेट पर एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है. These occur when certain gases created by burning fossil fuels mix with particles of water in the atmosphere. क्या होता है? इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो धुआं है वो चला जाता है तो वो बारिश के पानी के साथ नीचे की तरफ आता है, मिक्स होकर आता है वाटर के अंदर.
When these particles fall to the ground and as rain or snow, they damage soil, forest, water bodies and buildings. इसके कारण क्या होता है, जब ये वाटर के साथ बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में नीचे आते हैं तो सॉइल को डैमेज करते हैं, फॉरेस्ट को और वाटर बॉडीज़ और बिल्डिंग्स को भी डैमेज करते हैं. द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. जो ओजोन लेयर है हमारे एटमोसफेयर के अंदर, वो सन के से आने वाली जो हार्मफुल किरणें हैं, रेडिएशन है, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे हमारी अर्थ को बचाती है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द एयर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल द ओजोन लेयर, हार्मिंग द ओजोन लेयर. इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर एयर पोल्यूशन के कारण नुकसान पहुंच रहा है, वो क्षतिग्रस्त हो रही है. इफ़ इट बिकम टू थिन और डिस्प्रेस द हार्मफुल रेज वुड रीच द अर्थ. इसके कारण क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है या फिर उसके अंदर छेद हो रहे हैं. जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल जो रेज हैं, रेडिएशंस हैं, वो अर्थ पर आ रही हैं. इट कुड कोज क्रॉप फेलियर, द स्प्रेड ऑफ सीरियस डिजीज एंड अदर डिजास्टर्स. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो फसलें हैं वो उनके अंदर अधिक उपजाऊ शक्ति नहीं, हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर उपजाऊ शक्ति नहीं, फसल अच्छी उपज नहीं हो रही है, और अलग अलग खतरनाक जो बीमारियां हैं वो भी इसके कारण हो रही है, और बहुत सारी आपदाएं इनके कारण हो सकती हैं. So dear students, I hope you understand. You read this chapter 2 times. Thank you.